स्वागत है सभी बच्चों का फिर एक नई पीपीटी में। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए मैंने, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया पीपीटी मैंने तैयार की है। अगर आप पूरे मन से और पॉजिटिव होकर इसको समझते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। एक इसमें ऑप्शन सही होगा, लेकिन चारों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये समझ लीजिए कि चार चार वन वर्ड आपको तैयार हो रहे हैं। बल्कि इसमें कई बार मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एक आध ऐसे भी हैं। लेकिन ये है कि उनको फिर मैं इसलिए ले लेता हूँ कि रिवीजन बना रहता है। वो कई बार आएगा तो वो रट जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको एक आध बार फिर ले लिया है। एक आध शब्द होंगे जो लिए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। लिखा हुआ है, गिव वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन हार्ड टू प्लीज़। हार्ड टू प्लीज़ का मतलब होता है जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं फास्टिडियस। इसका ऑप्शन ए सही है। अब फास्टिडियस मीन्स क्या होता है? फास्टिडियस मीन्स वेरी कंसर्नड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। दुराराध, बहुत ज़्यादा मतलब क्रेजी टाइप का होता है, सनकी टाइप का होता है, चिड़चिड़ा नक चढ़ा जिसको कहते हैं। तो वो होता है वेरी कंसर्नड अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल। तो यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न करता है एक्यूरेसी और पूरी शुद्धता, डिटेल, वर्णन, मतलब एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से ना। तो वो बहुत जल्दी मतलब स्थितियों पर पॉजिटिव नहीं हो पाता। तो उसको कहते हैं हार्ड टू प्लीज यानी फास्टिडियस। ठीक। अब अगला क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन क्या होता है? नाजुक होता है। लिखा है इरिवोकेबल। लिखा है इरिवोकेबल मीन्स क्या होता है? फाइनल, स्थिर, दैट कैन नॉट बी चेंज। और परसीवर जो लिखा हुआ है, तो परसीवर मीन्स लिखा हुआ है स्टीडी परसिस्टेंस इन ए कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब उसका मतलब होता है दृढ़ रहना। तो देखिए, ब्रिटल मीन नाजुक होता है, इरिवोकेबल मीन्स स्थिर होता है, मतलब उसकी फाइनल सिचुएशन आ जाती है जहाँ से वो चेंज नहीं होता। और परसीवर मीन होता है, परसीवर पढ़ सकते हैं, परसीवियर भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है स्टडी परसिस्टेंस इन ए कोर्स ऑफ एक्शन। अर्थात किसी एक्शन के दौरान परसिस्टेंस माने लगन या लगे रहना हो गया, स्टडी माने दृढ़ता से। तो उसको भी क्या होता है? दृढ़ रहना कहते हैं। हार्ड टू प्लीज के लिए विकल्प फास्टिडियस सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका यही फास्टिडियस सही है। ऑप्शन ए एकदम सही है। सेकंड पॉइंट है, द एक्सप्रेशन गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है? देखिए, ये ईडियम्स में भी पूछे जाते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप, और गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है इलोक्वेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। इलोक्वेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है प्रभावशाली बोलने की कला को गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। गैप माने बात करना होता है, और बातचीत करने का जो गिफ्ट ईश्वर ने दिया है, अब उससे कितना बेहतर आपको कहा जाए। तो पावर ऑफ लर्निंग ये नहीं होगा। ठीक, पावर ऑफ इलोक्वेंस यही है, वाक पटुता जिसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो ब्लेसिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब आशीर्वाद हो गया। ट्रीजर माने खजाना हो गया। यहाँ पर आप इत्मीनान से पढ़ भी सकते हैं। लिखा है आंसर बी, यानी बी सही है। ठीक है ना। इसके बाद जैसे लिखा हुआ है गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स द एबिलिटी टू स्पीक, अर्थात बोलने की योग्यता। अवे विद वर्ड्स, अर्थात शब्दों के तरीक़ों के साथ। तो शब्दों के साथ जो एक बोलने का एक तरीका होता है, जो योग्यता होती है, उसको गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। अर्थात बात करने की कला को जानने वाला,
जो अपनी बातों से लोगों को आनंदित या आकर्षित कर ले, उसको गिफ्ट ऑफ द गैप, अतः ऑप्शन बी पावर ऑफ इलोक्वेंस, वाक्पटुता लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम सही लिखा हुआ है। थर्ड नंबर है द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज। इंटेंडेड मीनिंग, अब इंटेंडेड मीनिंग यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जब हम या कोई भी व्यक्ति, ठीक, किसी भी चीज़ को बोलता है, कोई अर्थ निकाल कर बताता है, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इंटेंडेड मीनिंग का मतलब होता है एक इरादा बना करके जब कोई बात करता है, अर्थ भाव प्रकट करता है, उसके अध्ययन को कहते हैं प्रैग्मेटिक्स, प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब होता है शब्द अर्थ विज्ञान। शब्द अर्थ विज्ञान का मतलब होता है जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं, समझते हैं, तो वो अर्थ विज्ञान होता है, सिमेंटिक्स। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझना या ज्ञान अर्जित करना, कॉम्प्रिहेंशन होता है। एटमोलॉजी का मतलब किसी शब्द की व्युत्पत्ति का ज्ञान जो होता है, एटमोलॉजी से होता है। लेकिन प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है व्यवहारिक। जैसे यहाँ पर लास्ट में लिख दिया एक्सप्लेनेशन में, ये लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर इज प्रैग्मेटिक्स। इट मीन्स डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रैदर देन बाय फॉलोइंग आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स। मतलब जब हम किसी आइडिया या प्रिंसिपल को लेकर नहीं, बल्कि हम व्यवहारिक तरीके से जब हम किसी समस्या पर बात करते हैं या बर्ताव करते हैं, तो उसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए व्यवहारिक, मतलब आए दिन जैसे किसी कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको सिद्धांतों और अपने जो विचार हों उसके आधार पर नहीं, बल्कि उसको व्यवहारिक तरीके से अगर हम देखें, उसी को प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही है। फोर्थ नंबर है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में ठहर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रा ध्यान देना है, माइग्रेंट माने भी प्रवासी होता है। मतलब अब तीन हो गए, एक माइग्रेंट, एक इमिग्रेंट, एक इमिग्रेंट। एक इमिग्रेंट ये वाला होता है, EMIGRANT, इसके माने भी प्रवासी होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, मतलब क्या करता है कि वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आ जाता है। कुल मिलाकर इसको अप्रवासी कहते हैं, अप्रवासी, ठीक। और एक जो इससे पहले अभी मैंने इमिग्रेंट करके लिखा था, ये EMI करके, तो ये होता है जा प्रवासी। अब आप सोचोगे जा प्रवासी, जा प्रवासी का मतलब जो जाकर बसता है, वन हु गोज टू अनदर कंट्री टू सेटल देयर। और इसके साथ लगाया था वन हु कम्स टू अनदर कंट्री टू सेटल देयर। तो जो अपना देश छोड़कर आता है वो अप्रवासी है, और जो अपना देश छोड़कर जाता है वो भी प्रवासी है, लेकिन जाकर बस जाता है, ठीक। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, माइग्रेंट माने जो प्रवासी होता है ये भी सही है, लेकिन ये होता है, ये जाता ही रहता है, ये घुमंतु कहते हैं इसको। तो घुमंतु का मतलब क्या हो गया? घुमंतु का मतलब प्रवासी जो घूम घूम कर के कंट्री में आता जाता रहा, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में, कभी उस देश में। लेकिन जैसे इमिग्रेंट और इमिग्रेंट होते हैं, मतलब आए और बस गए, बस बात ख़त्म, और कहीं जाना नहीं। लेकिन माइग्रेंट जो ए ऑप्शन है, यहाँ पर आपको समझना है कि ये वो है जो टिकता नहीं है, जाता रहता है, कभी इस देश से उस देश में, कभी इस देश से उस देश में। इमिग्रेंट यहाँ पर आपका ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन लिया जाएगा। नेटिव माने देसी होता है यानी स्वदेशी, और पैरासाइट माने परजीवी होता है जो दूसरों की जीवन पर अपना जीवन गुजारता है। जैसे यहाँ लिखा है वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट,
माइग्रेंट मीन्स लिखा हुआ है ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब काम की तलाश में है, कभी इधर 1 महीने, कभी उधर 2 महीने, कभी इस देश में, कभी उस देश में, उसको माइग्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बेफिक्र होकर के ऑप्शन बी लगाइए। 5 नंबर जो दिया है, द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन समटाइम्स बिकम्स मंडेन फॉर एन अंडरटेकर। मतलब रेड कलर का जो पोर्शन लिखा है, इसमें लिखा है कि किसी मृत व्यक्ति को दफनाने का काम क्या कहा जाता है। द एक्ट ऑफ बरिंग ए डेड पर्सन। ठीक, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इंटर माने जो होता है, इंटर, ENTER, ENTER इसके माने प्रवेश करना होता है, लेकिन INTER माने मुर्दा गाड़ना होता है, मुर्दा गाड़ना। तो अब ये INTR किस में आता है? इसमें आता तो इसमें भी है, सब में आता है, लेकिन इंटरमेंट, ये तुम्हारा सही ऑप्शन है। जो इंटरमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सी ऑप्शन सही है। लेकिन अब इंटरमेंट क्या होता है? जो इंटरमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नज़रबंदी। नज़रबंदी का मतलब जो लोग दूसरों को मतलब कैप्चर कर लेते हैं, घर में नज़रबंद कर लेते हैं, वो इंटरमेंट होता है। इसके बाद इंटरस्टिशियल क्या होता है? ये मध्य भाग होता है, कोई छिद्र बना हो, उसका मतलब केंद्र बिंदु जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल। और इंटरमेंट का मतलब क्या होता है? इंटरमेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के दफनाने का काम। और इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? इंटरमिटेंट का मतलब कोई प्रक्रिया जब रुक रुक करके होती है, उसको इंटरमिटेंट कहते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एक्सप्लेन भी किया मैंने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्या होगी? द एक्ट ऑफ बाइंग, गलत लिखा हुआ है, यहाँ बरिंग होगा, ये थोड़ा मिसपेल्ट हुआ है। क्लोजेस्ट का मतलब क्लोजेस्ट होना चाहिए। क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज द एक्ट ऑफ बरिंग डेड पर्सन इज इंटरमेंट या इंटरमेंट ब्यूरियल। ब्यूरियल माने भी तो होता है, ब्यूरियल माने व्यक्ति को दफनाना होता है, इसलिए ऑप्शन आप सी मानकर चलिए। 6 नंबर जो है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पर्सन एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसिडर लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। इसको मैस्कॉट कहते हैं। मैस्कॉट जो ओरेकल होता है, ओरेकल मीन्स होता है आकाशवाणी। कोई चीज़ मतलब कहीं से कोई घोषणा या फिर किसी तरह से भविष्यवाणी जिसको कहते हैं, तो वही होता है ओरेकल, मतलब आकाशवाणी। मैस्कॉट का मतलब जो होता है, उसका मतलब गुड लक से होता है। अपोनेंट यहाँ पर लिखा है OPPONENT होना चाहिए, तो अपोनेंट का मतलब यहाँ विरोधी होता है। और के यानी डबल एल का मतलब होता है नेल माने कोई ध्वनि, घंटियों की या गिरजाघर की, शाम के समय जैसे मान लीजिए कब्रिस्तान की घंटियाँ, ऐसे करके नेल माने घंटी की आवाज़ होती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मतलब मैस्कॉट सही है। अब जरा इसको समझ लेते हैं, क्या लिखा है आंसर में? लिखा मैस्कॉट इज नोन एज पर्सन एनिमल और ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड लाइकली टू ब्रिंग गुड फॉर्चून। मैस्कॉट को हम ऐसे जानते हैं कि जब व्यक्ति कोई जानवर या कोई वस्तु एक अच्छे भाग्य का लाना मतलब समझा जाता है। मतलब किसी वस्तु को लाना, अच्छा भाग्य का आना। कभी कभी कोई चीज़ लाई जाती है तो वो व्यक्ति की किस्मत उसी दिन से कुछ बदल जाती है, मतलब अच्छा हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी भी मतलब के जीवन में आता है, तो अगर उसके हिसाब से अगर भाग्य परिवर्तित होता है तो उसको अच्छा भाग्य मिल जाता है अगर, तो मैस्कॉट कहते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा किसी किसी के परिवार में कोई कन्या जन्म ली और ऐसे उनको कोई नौकरी लग गई, किसी कुछ लग गई, तो वो पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। मान लो कोई कोई जानवर खरीद के लाया, भैंस गाय या अन्य कोई, तो उसके आने से कुछ लाभ होने लगते हैं, धन बचने लगता है या भाग खुल जाता है।
इसी तरह ऑब्जेक्ट कोई वस्तु लाए बाजार से, कभी दीपावली के दिन लाए या अन्य किसी दिन, वो भाग्यशाली चीज़ साबित होती है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि टू ब्रिंग फॉर्च्यून। आगे लिखा द वर्ड मैस्कॉट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रेंच टर्म मैस्कॉट। तो मैस्कॉट जो है वो जो फ्रेंच का टर्म है, लिटरल टर्म मैस्कॉट है, विच मीन्स लकी चार्म, जिसका मतलब लकी चार्म से होता है, अर्थात एक भाग्यशाली प्रभाव या आकर्षण होता है। चलिए, अब इसके बाद 7 नंबर है। 7 नंबर में क्या कहता है कि गिव वन वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर वन हु डिजर्ट्स दिस रिलीजन, जो अपने धर्म को छोड़कर चला जाता है। तो डेजर्टर लिखा है यहाँ। डेजर्टर माने छोड़कर भागने वाला होता है, लेकिन धर्म को छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता ये पता नहीं। कोई मतलब अपना कंट्री छोड़ गया, कोई अपना देश, कोई अपना गांव, लेकिन यहाँ पर इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो लिखा है जो अपने धर्म को छोड़ देता है। फैनेटिक मीन्स क्या होता है? फैनेटिक मीन्स अ पर्सन, देखो यहाँ सब पूरा लिखा हुआ है, हम यहाँ से पढ़ लेंगे तो पूरा आ जाएगा। आंसर सी पढ़ रहा हूँ। अपोस्टेट मीन्स डिसलॉयल पर्सन हु बिट्रेस और डिजर्ट्स हिज कॉज और रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी और बिहाइंड एट्सेट्रा। मतलब हुआ ये कि अपोस्टेट, चूँकि ऑप्शन आपका अपोस्टेट ही सही है, सी नंबर ही सही है, तो उसका मतलब लिखा है कोई डिसलॉयल पर्सन होता है, मतलब आ, जो धोखेबाज होता है, विश्वासघाती होता है, हु बिट्रेज, जो धोखा दे देता है, और डेजर्ट्स हिज कॉज और रिलीजन और पॉलिटिकल पार्टी और फ्रेंड, जो किसी मित्र की वजह से या राजनीतिक दल की वजह से या धर्म की वजह से मतलब उसको छोड़कर चला जाता है, ये रीज़न बन सकते हैं उसको, उसको अपोस्टेट कहते हैं। डेजर्टर मीन्स ए पर्सन हु अबंडन्स देयर ड्यूटी एज ऑन मिलिट्री पोस्ट, यानी डिफेक्टर। कुल मिलाकर यहाँ डिज़र्टर का मतलब कहीं से भी छोड़कर चले जाने को डिज़र्टर कहते हैं। फाइनेटिक मीन्स क्या होता है? ए पर्सन मोटिवेटेड बाय इरेशनल इंथुसिज्म। अब इरेशनल का मतलब जो गैर तार्किक उत्साह होता है, उससे ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है जब व्यक्ति, तो उसको फैनेटिक मीन्स कहते हैं। उन्मादी टाइप का, मतलब कोई धारणा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, तो बहुत ही मतलब एग्रेसिव हो जाता है। और लिखा भी है, अतः अपोस्टेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने धर्म, दोस्त, जो अपने धर्म, दोस्त या पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, अपोस्टेट हो गया। टर्न कोड माने जानते हो, दल बदलू होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी नंबर सही होगा। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एरिस्टोक्रेसी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ वन वर्ड तो दिया उसका, लेकिन इसका फ्रेज कौन सा होता है? ए नंबर लिखा है गवर्नमेंट बाय द रिच, ठीक, धनाढ़ लोगों की सरकार। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, मतलब श्रेष्ठ, योग्य, गुणी व्यक्तियों की सरकार। गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, अधिकारियों की सरकार। रूल बाय मॉब, भीड़ की सरकार। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पहले हम ऑप्शन में के बाद आंसर पढ़ते हैं। अरिस्टोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट और स्टेट रूल्ड बाय एन अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेट। इसका मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना, ये ज़्यादातर धन के भूखे लोगों के लिए होता है, ये जो मतलब किसी तरह से उसमें अटके रहते हैं अरिस्टोक्रेसी में। फिर इसके बाद है एलाइट और प्रिविलेज, अपर क्लास और मोस्ट एबल पीपल इन दैट स्टेट। फिलहाल तो यहाँ पर ये है मतलब इसका कि ऐसी सरकार जो शासन कर रही हो एक अरिस्टोक्रेट की तरह। इलाइट, अब इलाइट का मतलब क्या है? इलाइट का मतलब श्रेष्ठ या उत्कृष्ट लोगों से है, ठीक है ना।
एलाइट का मतलब। और जो फिर लिखा और प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड का मतलब भी होता है विशेष, अपर क्लास उच्च श्रेणी के विशेष, और जो उत्कृष्ट लोग होते हैं, और मोस्ट एबल पीपल इन द स्टेट, या फिर राज्य में बड़े ही या सर्वाधिक योग्य लोग होते हैं, उनकी सरकार को गवर्नमेंट बाय द नोबल्स अर्थात अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही है। अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज कॉल्ड, सभी जानते होंगे, मिसोगैमिस्ट होता है। जो मैरिज से हेट करता है वो मिसोगैम। पेसिफिस्ट क्या होता है? शांतिवादी होता है। अर्थात मिसोगैमिस्ट ए पर्सन हु हेट्स मैरिज। और जो यहाँ लिखा है पेसिफिस्ट पर्सन अपोज्ड टू वार, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाइयों का विरोध करता हो, तो क्या चाहता है? वो शांति चाहता है, ठीक है ना, उसको पेसिफिस्ट कहते हैं। फिलोजिनिस्ट मतलब ऐसा होता है जो स्त्री प्रेमी होता है। अ पर्सन हु लाइक्स और एडमायर्स वुमेन। पेसिमिस्ट माने क्या होता है? पेसिमिस्ट माने निराशावादी होता है। अ पर्सन हु लुक्स टू द डायर साइड ऑफ थिंग्स। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है पहला वाला, जो शादी से घृणा करता है उसको कहते हैं। फिर लिखा है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड, मतलब जब बिना पूर्व तैयारी के जब कोई स्पीच डिलीवर किया जाता है तो उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं, बिना पूर्व तैयारी के। मैडन क्या होता है? मैडन गर्ल, वर्जिन, यंग अनमैरिड वुमन को मैडन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो लिखे एक्सटेम्पोर विदाउट प्रिपरेशन ऑफ हैंड, मतलब कोई बहुत पहले से नोट्स बना करके या पर्चा बनाकर नहीं लिखा, जैसा कि लोग बोलते समय लिख लेते हैं लेकिन नहीं कोई तैयारी की, इसलिए एक्सटेम्पोर सही है। मेटिकुलस स्क्रपलस अबाउट मिनट डिटेल्स, और फिर लिखा टिमिड और ओवर केयरफुल। तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब कि मेटिकुलस का मतलब बड़ी छोटी छोटी बातों को जो लेकर चलता है, बड़े डिटेल्स पूछता है। स्क्रपलस अबाउट मिनट डिटेल्स, माइंड और ओवर केयरफुल, बहुत ज़्यादा, मतलब केयर तो सब कोई करता पर ओवर केयरफुल है वो, बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है, ध्यान देता है, उसको मेट्रिकुलस कहते हैं। मैटिन का मतलब मॉर्निंग प्रेयर ऑफ चर्च। तो यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा, मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन का मतलब है प्रीवियस प्रिपरेशन मतलब एक्सटेम्पोर होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका डी। इसका ज़रूर ध्यान दें, ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वैसे मैंने ज़्यादा समझाना उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि लिख दिया मैंने। फिर है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन एफर्ट इज नोन एज, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि मानवीय प्रयास के द्वारा इस संसार को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये कौन सा होगा? मतलब अगर ह्यूमन एफर्ट किया जाए, मानवीय प्रयास, संसार को और हम बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर मेलियोरिस्ट, ये मेलियोरिस्ट होगा यहाँ पे ये, ठीक, ऑप्शन सी। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट माने परोपकारी होता है। विजनरी माने काल्पनिक होता है। इसलिए यहाँ पर चूँकि दुनिया को बेहतर बनाने की बात कर रहा है, ह्यूमन एफर्ट एक ऐसा प्रयास जो सब लोग ये कोशिश करें कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, वो होता है मेलियोरिस्ट। ए मेलियोरिस्ट, ये लिखा यहाँ पढ़ सकते हैं, ए पर्सन हु बिलीव दैट दिस वर्ड कैन बी मेड बेटर बाय ह्यूमन, यहाँ पर ये होगा। इसके बाद है 11 नंबर, अ पर्सन हु बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी मेड बेटर बाय, हाँ ये तो हो गया। अब इसके बाद 12 नंबर,
द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं ये हमको ध्यान देना है। ऑटोक्रेसी कहते नहीं, क्यों? ऑटोक्रेसी इसलिए नहीं कहते क्योंकि ऑटोक्रेसी माने होता है तानाशाही। ऑटोमेशन माने, ऑटोमेशन का मतलब होता है जब सेल्फ मूवमेंट होती है। ऑटोमेशन माने ऑटोमेटिक से, ऑटोमेशन मीन्स होता है स्वचालन, अपने आप कोई चीज़ संचालित रहती है उसको ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है? ऑटोनॉमी मीन्स होता है सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रिलायंस। तो ये ऑटोनॉमी सी ऑप्शन ही इसका सही है, ये सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ऑटोगैमी का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। गैमी शब्द क्या होता है? गैमी शब्द विवाह से संबंधित है। ऑटोगैमी मतलब जो स्वयं विवाह या अकेले विवाह करने की जो अगर चलन है, प्रथा है, उसको ऑटोगेमिस्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं, एक आध कोई कर ले तो अलग बात है। तो यहाँ लिखा है एंटोनिम, एंटोनॉमी इज सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रिलायंस उसको कहते हैं जो सेल्फ रिलायंस माने अपने भरोसे और या फिर अपनी स्वयं की सरकार को महत्व देती है, तो वो आपका ऑटोनॉमी होता है। ऑटोक्रेसी ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय वन पावरफुल पर्सन और ग्रुप, इसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। मैंने बताया ना तानाशाह की तरह। इसके बाद 30 नंबर, एज आई हर्ट माई आई हैड टू गो टू साइकेट्रिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट, और फिर लिखा है एन ऑक्यूलिस्ट, फिर लिखा है एन आर्किटेक्ट। साइकियाट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक होता है, जो पहले लिखा हुआ है, ठीक, ये मनोचिकित्सक होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय विशेषज्ञ होता है। एन ऑक्युलिस्ट का मतलब नेत्र विशेषज्ञ होता है। और एन आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार होता है, वास्तुकार जो नक्शे वगैरह बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा ऑक्युलिस्ट मीन्स, यहाँ पे ऑप लिखा है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट इसका दूसरा नाम है। पर्सन ट्रेंड एंड स्किल्ड एंड एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या लिखा हो, टेस्टिंग द आइज फॉर डिफेक्ट्स, आँखों में जो दूर दृष्टि या निकट दृष्टि दोष या अन्य कोई बीमारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है सी, ऑक्यूलिस्ट सही है। फिर लिखा है सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड लिंग्विस्ट। देखो यहाँ पर इसलिए सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको किसी प्रकार का कोई भ्रम ना हो। वह तो लिंग्विस्ट का फ्रेज बताना है, वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, ये गलत है। इसके बाद क्या है, वन हु नोज टू लैंग्वेज, ये बाइलिंग्विस्ट होता है। वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेज, ये भी सही नहीं होगा, जो दो भाषाओं से ज़्यादा जानता हो। तो यहाँ ये सही नहीं है। वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, ये वाला सही है, जो कई भाषाओं को जानता हो उसको मोटोनॉमी कहते हैं। इसके बाद क्या है, फिर वन हु नोज मोर देन टू लैंग्वेज, मान लीजिए वो दो भाषाओं को जानता है लेकिन इसके बाद एक आधा और जानता है, मतलब 3 जानता है, 4 जानता है, तो इसलिए ये भी सही नहीं होगा। फिर डी नंबर, वन हु नोज सेवरल लैंग्वेज, ये सही है, बहुत सारी ये कई भाषा जानता है उसको भाषावादी कहते हैं। तो इसलिए वहाँ गिनती नहीं है, बहुत सारी भाषाएं जान रहा होता है, इसलिए लिंग्विस्ट का ऑप्शन यहाँ पे लिया जाएगा, लास्ट वाला डी वाला लिया जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत अच्छा है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वुमेन इज कॉल्ड, एक महिला की अपेक्षा कई महिलाओं से विवाह करने की प्रथा को, चलन को क्या कहते हैं? मतलब मोनोगॉमी, मोनोगॉमी तो कहेंगे नहीं, क्योंकि मोनोगॉमी का मीन्स क्या होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे मोनोगैमी मीन्स विच इज़ द मोर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ हैविंग जस्ट वन स्पाउस एट एनी गिवन मोमेंट। यहाँ पर क्या, स्पाउस का मतलब पति भी होता है और पत्नी होता है, ठीक है ना। तो दिए गए समय में, ये जो समय चल रहा हो,
उस समय में क्या होता है कि किसी एक ही व्यक्ति, विच इज़ द मोर कॉमन प्रैक्टिस ऑफ हैविंग जस्ट वन स्पाउस, जो एक ही समय में एक मतलब पत्नी रखता है, उसको कहते हैं पत्नी। अब फिर लिखा बाइगैमी। बाइगैमी मीन्स द क्राइम ऑफ बीइंग मैरिड टू पीपल एट द सेम टाइम। जब दो महिलाओं से कोई बराबर विवाह कर लेता है तो उसको कहते हैं बाइगैमी। फिर पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी इज द एक्ट ऑफ मैरिंग मल्टीपल स्पाउसेस, दैट मीन्स हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और वाइफ। तो ये स्पेशली वुमन के लिए, वाइफ के लिए। तो पॉलीगैमी नहीं होगा। हस्बैंड और वाइफ जरूर लिखा है लेकिन ये ज़्यादातर वाइफ के लिए होता है। पॉलीगैमी जब आदमी एक ही पति पत्नी रखता हो उसको पॉलीगैमी। मोनोगैमी जब कोई आदमी एक ही पति रखता हो, कोई महिला। और बाइगैमी जब कोई दो रखता हो। पॉलिएंड्री मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ कस्टम वुमेन बीइंग मैरिड टू मोर देन वन मैन एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर पॉलिएंड्री ये है कि एक ही समय पर एक व्यक्ति के अपेक्षा बहुत सारे व्यक्तियों से विवाह करना, वो पॉलिएंड्री कहलाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यहाँ डी सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो इत्मीनान से उसको समझ लीजिए। और समझने के साथ ही क्या है कि ये कर दीजिए, ठीक। सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। इस बात का ज़रा थोड़ा ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।